कंसाइनर विभिन्न शहरों में, विभिन्न क्षेत्रों में कंसाइनी को माल सप्लाई करता है बेचने के लिए। तो वह जानना चाहता है कि किस कंसाइनमेंट पर उसे प्रॉफिट हुआ, किस पर लॉस हुआ। वह प्रॉफिट लॉस जानने की कोशिश करता है, जानना चाहता है। इसके लिए वह अपने यहाँ कंसाइनमेंट बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम बनाएंगे इन द बुक ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट टू XYZ जो भी हो अकाउंट, यानी शॉर्ट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। ये लेजर है, जर्नल एंट्री भी करता है कंसाइनर, बोथ पार्टीज कंसाइनर एंड कंसाइनी। फिलहाल हम लोग ध्यान देंगे लेजर पर। लेजर कॉलम हो गया पार्टिकुलर अमाउंट, सिंबल देंगे पार्टिकुलर एंड अमाउंट, रुपीज का सिंबल देंगे। कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों के बीच जब एग्रीमेंट होता है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड सप्लाई करता है, गुड सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर सेल। तो पहले हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। कंसाइनर जब गुड्स भेजता है तो स्वाभाविक है कि गुड्स अपने आप तो कंसाइनी के पास दूसरे शहर में नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्ट से भेजेगा। भेजने से पहले वो पैकिंग पे करेगा, कैरेज पे करेगा। तो यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। माल भेजने के संबंध में, कंसाइनमेंट पर माल भेजने के संबंध में कंसाइनर जो भी खर्च करता है इसको डेबिट में लिखेंगे। कंसाइनी माल की डिलीवरी लेता है और वहां जो भी जरूरी खर्च है वह पूरा करता है, और कंसाइनी का ये सारे खर्च कंसाइनर के द्वारा रिइंबर्स होते हैं, प्रतिपूर्ति किए जाते हैं। यानी उनका पेमेंट फिलहाल तो कंसाइनी करेगा और वह सेल से वो अपने पैसे काट कर एक्सपेंस को और कमीशन को रिड्यूस करके बैलेंस अमाउंट कंसाइनर को भेजता है। तो कंसाइनी अकाउंट यहां देंगे अनलोडिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट और कमीशन कंसाइनी को मिलता है, ये कमीशन लिखेंगे। इनर में सारा अमाउंट लिख करके डाल देंगे। कंसाइनी सेल करता है कैश एंड क्रेडिट बोथ सेल, लिखेंगे बाय कंसाइनी। अगर साल के अंत में कुछ बचा हुआ माल रह गया है तो उसको लिखेंगे अनसोल्ड स्टॉक एट कंसाइनमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माल भेजा जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को और रास्ते में टूट फूट होती है, इसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। एबनॉर्मल लॉस को भी क्रेडिट में ही लिखा जाता है।
सिंपली क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हुआ डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड मोर देन द डेबिट साइड, देयर इज प्रॉफिट एंड द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, डेबिट बड़ा होने पर यहाँ पर लॉस आता है कंसाइनर को, ये होता है। ये सिंपल अकाउंट्स है और इस अकाउंट्स को के आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं कंसाइनमेंट का। सपोज एक्स की जगह पर है तो एक्स का हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। अब इसे बनाने से पहले हमें दो तीन सिंपल अकाउंट्स है और इस अकाउंट्स को के आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं कंसाइनमेंट का। सपोज एक्स की जगह पर है तो एक्स का हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। अब इसे बनाने से पहले हमें दो तीन बातें ध्यान में, कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, जब भी कंसाइनर और कंसाइनी इंटर करते हैं बिजनेस में, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में पहली बात तय होती है एडवांस की। कंसाइनर कंसाइनी से कुछ पैसे एडवांस के रूप में लेता है माल सप्लाई के अगेंस्ट में, या दोनों के बीच आपसी एग्रीमेंट पर हो सकता है। टोटल सप्लाई का एक निश्चित परसेंट लेंगे या एक फिक्स अमाउंट लेंगे। यह एडवांस कैश में भी कंसाइनी दे सकता है, चेक दे सकता है और बिल्स रिसीवेबल दे सकता है। ये कंसाइनमेंट का खर्च नहीं होता है, बल्कि कंसाइनमेंट की रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस लेता है, क्योंकि वह कंसाइनी को माल सप्लाई करता है, कंसाइनी माल बेचेगा और सारे खर्चों को अपना घटा करके लेस करके बैलेंस अमाउंट को कंसाइनर को देता है। इस बीच में अगर कंसाइनी अमाउंट नहीं भेज पाता है, कंसाइनर का रिस्क बढ़ जाता है। उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ही कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस पैसा लेता है। वह एडवांस रुपए के रूप में हो सकता है, चेक के रूप में हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल के रूप में हो सकता है। दूसरी बात आती है कमीशन की। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच एग्रीमेंट में ही कमीशन तय कर दिया जाता है। कमीशन के बदले ही कंसाइनी कंसाइनमेंट में इंटर करता है, एज एजेंट कंसाइनर का काम करता है, माल बेचता है। यह कमीशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, जनरल कमीशन, जिसको केवल कमीशन ही हम कहेंगे। यह कमीशन टोटल सेल पर दिया जाता है। यह कमीशन टोटल सेल पर दिया जाता है। टोटल सेल इनटू परसेंटेज ऑफ लेता है। वह एडवांस रुपए के रूप में हो सकता है, चेक के रूप में हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल के रूप में हो सकता है। दूसरी बात आती है कमीशन की। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच एग्रीमेंट में ही कमीशन तय कर दिया जाता है। कमीशन के बदले ही कंसाइनी कंसाइनमेंट में इंटर करता है, एज एजेंट कंसाइनर का काम करता है, माल बेचता है। यह कमीशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, जनरल कमीशन, जिसको केवल कमीशन ही हम कहेंगे। यह कमीशन टोटल सेल पर दिया जाता है। यह कमीशन टोटल सेल पर दिया जाता है। टोटल सेल इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। नंबर 2, डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो जनरली
रिस्क कवर करने के लिए दिया जाता है कंसाइनी को। कंसाइनी क्रेडिट सेल करता है, उधार माल बेचता है। उधार माल जब बेचता है तो डेटर से पैसे पूरे नहीं मिल पाते हैं, बैड डेट्स की संभावना रहती है। तो कंसाइनर डेल क्रेडिटर कमीशन की फैसिलिटी कंसाइनी को देता है। पैसा डूबेगा, वह कंसाइनी का लॉस होगा, कंसाइनर का लॉस नहीं होगा। डेल क्रेडिटर कमीशन को क्वेश्चन के डायरेक्शन के अनुसार हम सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल पर दिया जाएगा, तभी हम क्रेडिट सेल पर फाइंड आउट करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है तो हम कैश सेल और क्रेडिट सेल यानी बोथ सेल पर डेल क्रेडिटर कमीशन को फाइंड आउट करेंगे। इसका भी फार्मूला वही हो गया। अगर टोटल सेल पर निकालना है तो सिमिलरली निकालेंगे, यही फार्मूला होगा। और अगर ओनली ऑन क्रेडिट सेल है तो यहां पर हम लेंगे क्रेडिट सेल इनटू क्रेडिट सेल इनटू परसेंटेज ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन डिवाइडेड बाय 100। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल पर दिया गया है और पैसा बैड डेब्ट्स में, कुछ पैसा बैड डेब्ट्स में जाता है क्रेडिट सेल का, तो उसे कंसाइनमेंट के खर्च हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वह कंसाइनी का लॉस होगा। कंसाइनी को वह इसीलिए दिया जाता है कि जो भी उसका बैड डेब्ट्स के रूप में लॉस होगा वो कंसाइनी का होगा, कंसाइनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल और कैश सेल बोथ सेल पर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है, तब बैड डेट्स अगर होता है तो वह कंसाइनर का खर्च माना जाएगा और उसको इस कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे टू बैड डेट्स। ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा कि डेल क्रेडिटर कमीशन किस पर दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अनुसार इसको फाइंड आउट करेंगे और बैड डेट्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तीसरा आता है इसमें ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन एक स्पेशल कमीशन है। ओवरराइडिंग कमीशन कंसाइनर अपने कंसाइनी को देता है। ओवरराइडिंग कमीशन कंसाइनर अपने कंसाइनी को प्रोत्साहित करने के लिए देता है। यह जनरली कंसाइनर द्वारा अपने कंसाइनी को तब दिया जाता है जब कोई न्यू प्रोडक्ट कंसाइनर मार्केट में लॉन्च करता है, तो स्वाभाविक है कि न्यू प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कम होगी क्योंकि उसका रेपुटेशन पहले से नहीं है। तो उसे सेल को इंक्रीज करने के लिए स्पेशल कमीशन देता है कंसाइनर अपने कंसाइनी को। नंबर 2, अपने एजेंटों को पर नजर रखने के लिए कंसाइनर देता है कंसाइनी को ओवरराइडिंग कमीशन। नेक्स्ट, ये भी टर्म आ सकता है कि अगर कोई कंसाइनी लिस्ट प्राइस से, जिस प्राइस पर कंसाइनर का सुझाव है कि एटलीस्ट इतने प्राइस से, जिस प्राइस पर कंसाइनर का सुझाव है कि एटलीस्ट इतने पर ही बेचना है, इससे ज्यादा पर नहीं बेचना है, अगर उस मूल्य से भी ज्यादा मूल्य पर, सपोज इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा मूल्य पर अगर कोई कंसाइनी माल को सेल करता है तो इस ओवर एक्सेस सेल प्राइस पर ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है। ओवरराइडिंग कमीशन हम निकालेंगे, इसका फार्मूला हो जाता है एक्सेस सेल प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100।
अब यहां पर एक बात और ध्यान देनी होगी कि एक्सेस सेल क्या हुआ। एक्सेस सेल इक्वल टू टोटल सेल माइनस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स। अब जितने का माल आप बेचे हो उस माल का इनवॉइस प्राइस क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्सेस सेल, और इसी पर निकालते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। ये 3 कमीशन हमको सावधानी से क्वेश्चन पढ़ने होंगे और कमीशन को ध्यान में रखना होगा कि कमीशन तीनों दिए हुए हैं, कोई 2 दिया हुआ है या कोई 1 दिया हुआ है, और तीनों की निकालने की विधि यही होती है। इसके बाद तीसरी बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर एंड ऑफ द ईयर कंसाइनी के पास अनसोल्ड गुड्स रह जाता है तो इसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, तो फाइंड आउट करेंगे अनसोल्ड गुड्स एट कंसाइनमेंट। इसका लिखेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर यूनिट में दिया हुआ है क्वेश्चन कितने यूनिट भेजे हैं कितने प्राइस में, सपोज 1000 यूनिट भेजा जा रहा है और एक यूनिट का प्राइस 20 रुपया है, यानी टोटल प्राइस हमारा 20,000 हुआ, तो और ऐसी स्थिति में 800 यूनिट सोल्ड किया जा रहा है कंसाइनी के द्वारा, तो रेस्ट बचा कितना 200 यूनिट्स, तो इट्स 200 यूनिट्स का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 200 यूनिट्स एट द रेट 800 यूनिट सोल्ड किया जा रहा है कंसाइनी के द्वारा, तो रेस्ट बचा कितना 200 यूनिट्स, तो इट्स 200 यूनिट्स का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, दैट इज 4000। और अगर टोटल दिया हुआ है, यूनिट्स में नहीं दिया हुआ है, टोटल प्राइस दिया हुआ है गुड्स एंड का, और उसमें कोई प्रोपोर्शनेट सेल किया है 80%, 70% अगर भेजा गया, बेस सेल कर दिया गया कंसाइनी के द्वारा, तो अनसोल्ड गुड्स इस स्थिति में निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इनटू रेस्ट। सपोज 80% सेल किए हैं तो रेस्ट कितना हुआ 20, 100% टोटल, 80 सेल कर दिए, रेस्ट कितना बचा 20/100, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। और इस कॉस्ट प्राइस में अब जोड़ेंगे प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। इसमें कंसाइनर के जितने खर्च हैं उसका प्रोपोर्शनेट लेंगे। इस केस में 20% लेंगे, जो भी खर्च किया है कंसाइनर उसका 20% लेंगे, और दूसरे केस में 200 यूनिट्स जिसमें बचा हुआ है उसमें लेंगे टोटल एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर इनटू 200 डिवाइडेड बाय 1000। इसके बाद लेंगे कंसाइनी एक्सपेंस। कंसाइनी एक्सपेंस भी आपको प्रोपोर्शनेट लेना है, PRO, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। इसमें ध्यान रखना है गोडाउन रेंट और सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एजेंट्स का सैलरी कमीशन, ये सब को चार्ज नहीं करते हैं। दैट मीन्स इसमें केवल, ठीक है, सेकेंड कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं इसमें। particular amount
पर्टिकुलर अमाउंट। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, हम बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच जब एग्रीमेंट होता है तो पहला एडवांस की बात होती है, उसमें एडवांस, इसमें पहला आइटम हम एडवांस लिखेंगे, एडवांस पे बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, या एडवांस आपका कैश हो सकता है, कैश लिखेंगे, चेक है बैंक लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल है बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे। इसके बाद हम कंसाइनमेंट अकाउंट पर ध्यान देंगे। कंसाइनी अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में है तो वहां से हम डेबिट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल, आपने कैश सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है, दोनों सेल को लिखेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी अकाउंट डेबिट में है, उसे क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें आपका कंसाइनी का एक्सपेंस एंड कमीशन आता है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन में, डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट साइड। जो भी आया इसको बैलेंस करते हैं। अब इस पर भी एक बात ध्यान में रखनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ध्यान देना है कि क्या फाइनल सेटलमेंट दोनों के बीच हुआ है या नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा कि कंसाइनी ने कंसाइनर को फाइनल सेटलमेंट किया, यानी जो बकाया पैसा था वो दे दिया या उससे पाना था उसको पाया। तो अगर दे दिया है तब तो टर्म हम बैंक लिखेंगे, ड्राफ्ट दिया है तो बैंक लिखेंगे, कैश दिया होगा तो आपको कैश लिखना होगा, और बिल दिया होगा तो ये बिल देना, बिल्स रिसीवेबल लिखना होगा। अगर ये सेटलमेंट नहीं हुआ है तो बैलेंस हमको करके छोड़ देना है, बैलेंस CD कैरेट डाउन। इफ क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट तो सिमिलरली वही चीज यहां लिखना है, बैलेंस कैरेट डाउन, और कैश रिसीव किया है कंसाइनी या चेक रिसीव किया है या उनसे ड्राफ्ट दिया है तो बैंक लिखेंगे, कैश दिया होगा तो आपको कैश लिखना होगा, और बिल दिया होगा तो ये बिल देना, बिल्स रिसीवेबल लिखना होगा। अगर ये सेटलमेंट नहीं हुआ है तो बैलेंस हमको करके छोड़ देना है, बैलेंस CD कैरेट डाउन। इफ क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट तो सिमिलरली वही चीज यहां लिखना है, बैलेंस कैरेट डाउन, और कैश रिसीव किया है कंसाइनी या चेक रिसीव किया है या उनसे BR रिसीव, सॉरी ये तो देगा, BR नहीं होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज कर देना या BB कर देना। तीसरा नंबर अकाउंट्स का इसमें बनाते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब ध्यान से देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में, पहले यहां पर हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान से हम देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट साइड में लिखा हुआ है अमाउंट। अब ध्यान से हम देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट साइड में लिखा हुआ है या लिखते हैं हम। अब वहां से क्रेडिट लेना है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम की एक विशेषता होती है कि प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट का डेबिट होता है, यानी जो एक बार डेबिट में लिखे हैं वो दूसरी जगह क्रेडिट जरूर आएगा। तो यहां लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसको हम डाल देते हैं ट्रेडिंग में,
एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, आप सभी को, गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, ये सेल नहीं माना जाता है। सेल वो तभी होगा जब कंसाइनी उसको सेल करेगा। कंसाइनी सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, ऑन रिस्क ऑफ कंसाइनर, रिस्क एंड अकाउंट्स ऑफ कंसाइनर। वह सेल नहीं माना जाता है। जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड सप्लाई करता है, उसको सेल हम नहीं मानते हैं, वो सेल होता ही नहीं है। सेल तब माना जाएगा जब कंसाइनी ने उस गुड्स को सेल किया कस्टमर को। इसलिए जब भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बनाएंगे तो इस बैलेंस को हम ट्रेडिंग में डाल देंगे। इसके बाद बनाते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। शुरू है। इसके बाद हम बनाते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीज, कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड होता है, तो यहां डेबिट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और क्रेडिट में केवल बैलेंस कैरेट कर देना है, टू बैलेंस कैरेट कंप्लीट, इतना ही लेजर करना है। और इस लेजर से बहुत ही आसानी से हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। हाँ, अब एक बार हम लोग पुनः चर्चा करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एंड कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस। इसको ध्यान से एक बार देखते हैं। Calculation of unsold stock. स्टॉक की गणना करते समय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सावधान रहना पड़ेगा। पहली बात तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अब क्वेश्चन में हमें ये देखना होगा कि कंसाइनर ने कंसाइनी को जो सप्लाई किया है गुड्स, यूनिट और प्राइस दोनों साथ दिया हुआ है या केवल प्राइस दिया हुआ है। अगर केवल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो क्लियरली क्वेश्चन हमको पढ़कर देखना पड़ेगा कि कितनी पोर्शन कंसाइनी ने सेल कर चुका है। सपोज गुड्स सप्लाइड goods sent on consignment और रुपीज में दिया हुआ है 1 lakhs, and sale made by consignee 4/5 of goods। यहां पर अनसोल्ड गुड्स हमारा आएगा 1/5, 1 - 4/5 दैट इज 1/5, और यहां पर इसका कॉस्ट आएगा 1 lakhs into 1/5 दैट इज 20,000। अब ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स।
कंसाइनर ने इस गुड्स को भेजने में कुछ खर्च किया है, तो यहां पर ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर एक्सपेंस इंटू 1/5, यानी टोटल कंसाइनर एक्सपेंस लेंगे, ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेते हैं। रिकरिंग नेचर वाले नहीं लेते हैं, ओनली अनलोडिंग एक्सपेंस लेते हैं, ऑक्ट्राई कस्टम ड्यूटी लेते हैं, कमीशन, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट उन नहीं लेते हैं अनसोल्ड स्टॉक की गणना करते समय। इसका भी वही हो जाएगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इंटू 1/5, ऐड कर देंगे, आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, तो क्वेश्चन पढ़कर हमको यह देखना होगा कि कितने यूनिट्स कंसाइनी ने सेल किया है। सपोज कंसाइनर 1000 यूनिट्स 100 कैरेट से सेंड करता है और इसमें से 800 यूनिट्स कंसाइनी ने सेल कर दिया है, देन 200 यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा, अनसोल्ड गुड्स। अब इस पर हम निकालेंगे, अब इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सिमिलरली 200 इंटू 100, 20,000 ही आएगा। कंसाइनर एक्सपेंस, टोटल कंसाइनर एक्सपेंस इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1000 and the consignee expense, non-recurring consignee expense into 200 divided by 1000 निकाल लेंगे। इसके बाद दूसरा हमें प्रॉब्लम करेगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वह लॉस होता है जो ट्रेडिंग नेचर में नहीं होता, प्राकृतिक कारण से, ह्यूमन कॉजेस, नेचुरल कॉजेस से लॉस जाता है। इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, इसका भी कैलकुलेशन ठीक उसी तरह करते हैं जैसे स्टॉक का करते हैं। अब इसके कैलकुलेशन करते समय हमको ध्यान में एक बात रखनी है कि लॉस कहां हुआ। लॉस रास्ते में हुआ, कंसाइनर ने जब कंसाइनी को सप्लाई किया, सेंड किया गुड्स, तो वह जाते समय रास्ते में लॉस हुआ है या कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हुआ है। ये दोनों जगह संभावनाएं बनी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि कंसाइनी के गोडाउन में आग लग जाती है और माल जलकर नुकसान हो जाता है। कभी हम ट्रांसपोर्ट से माल भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही कुछ पैकेट की टूट फूट हो जाती है और मेरा सामान बर्बाद हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि नुकसान किस प्लेस पर हुआ है, तब एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स प्लस इसमें जोड़ेंगे proportionate expense of consignor। अगर ये रास्ते में नुकसान हुआ है तो केवल ये दो ही हम लेंगे, कंसाइनी के एक्सपेंस को नहीं लेंगे, क्योंकि कंसाइनी एक्सपेंस तभी करता है जब उसको डिलीवरी मिलती है। डिलीवरी से पहले वो कोई एक्सपेंस नहीं करता है।
लेकिन अगर गुड्स गोडाउन में लॉस्ट हुआ है तो यहां पर कंसाइनिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग लेंगे। यहां भी ध्यान रखना है केवल नॉन रिकरिंग लेंगे, इसी का परसेंटेज लेंगे, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस को नहीं लेंगे, वैसे ही एक्सपेंस को लेंगे जो स्टॉक के कैलकुलेशन में लिए थे। अब स्टॉक के कैलकुलेशन करते समय एक बात और ध्यान में यहां पर रखनी होगी कि अगर एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो स्टॉक के कैलकुलेशन करते समय इस एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर करना होगा, यानी इसके मूल्य को घटाना पड़ेगा। सपोज कंसाइनिंग गुड्स सेंड कर रहा है 1000 यूनिट्स at the rate of rupees 200 each, lost in transit 20 units है and sold by consignee 800 यूनिट्स है। तो यहां पर कॉस्ट हम निकालेंगे, अनसोल्ड स्टॉक होगा आपका 1000 minus 20 minus 800 that is 180। अब 180 पर स्टॉक का कैलकुलेशन हम करेंगे, 180 पर कंसाइनर के एक्सपेंस का भी कैलकुलेशन करेंगे और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रहे 180 पर ही करेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय यहां पर 980 होगा, क्योंकि कंसाइनी ने जो खर्च किया है वो 1000 पर नहीं किया है, बल्कि 20 यूनिट्स उसको नहीं मिला है, उस पर वो खर्च नहीं किया है, ऑलरेडी वो लॉस्ट हो चुका है। तो वह टोटल खर्च किस पर किया है, 980 पर खर्च किया है, इसलिए वहां कंसाइनी का एक्सपेंस लेंगे तो कंसाइनी एक्सपेंस into 180 डिवाइडेड बाई 980 करेंगे। कंसाइनर के खर्च में 1000 करेंगे क्योंकि उसने 1000 पर खर्च को किया है, पूरा किया है। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। से जिस प्राइस पर कंसाइनर का सुझाव है कि एटलीस्ट इतने पर ही बेचना है, इससे ज्यादा पर नहीं बेचना है, अगर उस मूल्य से भी ज्यादा मूल्य पर, सपोज इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा मूल्य पर अगर कोई कंसाइनी माल को सेल करता है तो इस ओवर एक्सेस सेल प्राइस पर ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है। ओवरराइडिंग कमीशन हम निकालेंगे, इसका फार्मूला हो जाता है एक्सेस सेल प्राइस into percentage of commission divided by 100। अब यहां पर एक बात और ध्यान देनी होगी कि एक्सेस सेल क्या हुआ। एक्सेस सेल इक्वल टू टोटल सेल माइनस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स। अब जितने का माल आप बेचे हो उस माल का इनवॉइस प्राइस क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्सेस सेल, और इसी पर निकालते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। ये 3 कमीशन हमको सावधानी से क्वेश्चन पढ़ने होंगे और कमीशन को ध्यान में रखना होगा कि कमीशन तीनों दिए हुए हैं, कोई 2 दिया हुआ है या कोई 1 दिया हुआ है, और तीनों की निकालने की विधि यही होती है। इसके बाद तीसरी बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर एंड ऑफ द ईयर कंसाइनी के पास अनसोल्ड गुड्स रह जाता है तो इसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, तो फाइंड आउट करेंगे अनसोल्ड
गुड्स एट कंसाइनमेंट। इसका लिखेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर यूनिट में दिया हुआ है क्वेश्चन कितने यूनिट भेजे हैं कितने प्राइस में, सपोज 1000 यूनिट भेजा जा रहा है और एक यूनिट का प्राइस 20 रुपया है, यानी टोटल प्राइस हमारा 20,000 हुआ। तो और ऐसी स्थिति में 800 यूनिट सोल्ड किया जा रहा है कंसाइनी के द्वारा, तो रेस्ट बचा कितना 200 यूनिट्स। तो इट्स 200 यूनिट्स का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 200 यूनिट्स एट द रेट